नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के एक बहुत ही आप कह सकते हैं अहम पहलू पर बात करने वाले हैं, सजाओं के प्रावधानों पर। जी और इसको समझने के लिए हमारे पास एसएलपी ने जो विस्तृत जानकारी तैयार की है वो है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि बीएनएस में सजाओं से जुड़े जो मुख्य बदलाव हैं या कोई नई परिभाषा आई है, जो नियम हैं, उनको थोड़ा गहराई से लेकिन आसान भाषा में समझें। हाँ बिल्कुल। देखते हैं कि भाई पुराने आईपीसी के मुकाबले क्या बदला है, क्या नया है और इसका असल में मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी भी है क्योंकि ये संहिता सिर्फ मतलब वकीलों या जजों के लिए नहीं है, बल्कि हर नागरिक को पता होना चाहिए कि न्याय प्रणाली में क्या बदल रहा है। सही कहा। तो हम सेक्शन 3 से शुरू कर सकते हैं। वो एक तरह से पूरी संहिता को समझने की चाबी जैसा है। हाँ, सेक्शन 3 मैंने भी सुना है कि इसमें कई बुनियादी बातें एक साथ रख दी गई हैं जो पूरी संहिता पर लागू होती हैं। ये ऐसे कैसे काम करता है असल में? हाँ, सही कहा आपने। सेक्शन 3 को आप एक तरह का इंटरप्रिटेशन गाइड समझ सकते हैं। ये कुछ बेसिक नियम तय कर देता है। जैसे इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर संहिता में कहीं भी कोई अपराध की परिभाषा लिखी हो या कोई सजा का प्रावधान हो, हाँ, या कोई उदाहरण भी दिया हो, उसे हमेशा सामान्य अपवादों यानी जनरल एक्सेप्शंस के साथ ही पढ़ना और समझना चाहिए। अच्छा। भले ही वो अपवाद हर जगह लिखे ना हो। इससे हुआ ये कि संहिता गैर जरूरी तौर पर लंबी होने से बच गई। हर सेक्शन में बार बार वही अपवाद दोहराने नहीं पड़े। ये तो बढ़िया है। मतलब कोड थोड़ा कंसाइज रहता है इससे। और शब्दों के मतलब को लेकर भी शायद इसमें कुछ है कि एक शब्द का मतलब हर जगह एक ही रहेगा। बिल्कुल, वो है सबसेक्शन 2। वो यही कहता है कि अगर संहिता में कहीं किसी शब्द या अभिव्यक्ति को समझाया गया है तो पूरी संहिता में उसका वही मतलब माना जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर है सबसेक्शन 3, जो कब्जे यानी पोजेशन को थोड़ा साफ करता है। ये कहता है कि अगर आपकी कोई संपत्ति है और वो आपके पति या पत्नी के पास है या आपके क्लर्क या नौकर के पास है आपकी तरफ से, हाँ। तो कानून की नजर में वो आपके ही कब्जे में मानी जाएगी। इसमें वो क्लर्क या नौकर भी शामिल हैं जो अस्थायी तौर पर रखे गए हों। अच्छा, मतलब अगर पति की कोई चीज पत्नी के पास रखी है तो लीगली वो पति के ही कब्जे में है। दिलचस्प है। जी। और फिर सबसेक्शन 4 है जो कार्य यानी एक्ट शब्द के बारे में है। हाँ। ये साफ करता है कि जहां भी कार्य शब्द इस्तेमाल हुआ है उसमें अवैध चूक यानी इलीगल ओमिशन भी शामिल समझी जानी चाहिए, जब तक कि कहीं खास तौर पर कुछ और न लिखा हो। अवैध चूक मतलब जो काम कानूनन करना जरूरी था वो ना करना। बिल्कुल, उसे भी एक कार्य की तरह ही ट्रीट किया जाएगा कई मामलों में। लेकिन सेक्शन 3 का एक हिस्सा है जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, वो है कॉमन इंटेंशन वाला। हाँ, सामान्य आशय। हाँ, सामान्य आशय। वो अब शायद सब सेक्शन 5 में है, जो पहले आईपीसी का मशहूर सेक्शन 34 था। जी हाँ, बिल्कुल। सब सेक्शन 5 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि अगर कोई आपराधिक काम, कोई क्रिमिनल एक्ट कई लोग मिलकर करते हैं और वो सब अपने सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनमें से हर एक व्यक्ति उस पूरे काम के लिए ठीक वैसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उसने अकेले ही वो काम किया हो। हर एक व्यक्ति, मतलब अगर 5 लोग हैं तो पांचों पर पूरी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल। यहाँ पर ना सामान्य आशय और समान आशय, सेम इंटेंशन का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? एसएलपी के काम में शायद कुछ था। हाँ, उसमें एक अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए 2 भाई हैं और दोनों के पास हूबहू एक जैसी साइकिलें हैं, तो वो साइकिलें समान हैं, सेम है। ठीक। लेकिन अगर एक ही साइकिल है जिसे दोनों भाई मिलकर इस्तेमाल करते हैं, कभी ये चलाता है कभी वो, तो वो उनकी सामान्य यानी कॉमन साइकिल हुई। अच्छा, समझ गया। तो कॉमन इंटेंशन के लिए एक तरह से दिमागों का मिलना जरूरी है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। एक साझा योजना होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि वो योजना बिल्कुल मौके पर ही बनी हो, पहले से प्लानिंग ना भी हो। और ये भी जरूरी नहीं कि सबने बराबर का हिस्सा लिया हो। कोई गेट पर खड़ा हो सकता है, कोई अंदर जा सकता है। भागीदारी कम ज्यादा हो सकती है, पर जिम्मेदारी बराबर होगी। लेकिन अदालतों के लिए ये साबित करना कि हाँ वाकई मीटिंग ऑफ माइंड्स हुई थी, खासकर जब कोई घटना अचानक या तेजी से होती है, ये तो मुश्किल होता होगा। बिल्कुल होता है। ये अदालतों के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है हमेशा। और इसी पर देखिए 2 बहुत महत्वपूर्ण केस लॉज भी हैं जो थोड़ी अलग अलग बातें कहते हुए लगते हैं। अच्छा।
कौन से? एक है पुराना महबूब शाह बनाम एम्परर का केस 1945 का। उसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि कॉमन इंटेंशन के लिए पहले से बनी हुई योजना मतलब प्री प्लानिंग होनी जरूरी है। मौके पर अगर सहमति बन जाए तो वो काफी नहीं है। ओ, मतलब पहले से प्लान होना चाहिए। हाँ, उस केस के हिसाब से। लेकिन अब देखिए, हाल ही में 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, राम नरेश बनाम स्टेट ऑफ यूपी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन अपराध के दौरान भी विकसित हो सकता है, जरूरी नहीं कि पहले से कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स हुई हो। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। एक कह रहा है प्री प्लानिंग जरूरी है, दूसरा कह रहा है मौके पर भी बन सकता है कॉमन इंटेंशन। दिलचस्प है। अच्छा, सेक्शन 3 में और भी कुछ है क्या कॉमन इंटेंशन के अलावा? हाँ, कुछ और बातें भी हैं। संक्षेप में, जैसे सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर कोई काम सिर्फ इसलिए अपराध है क्योंकि वो खास आपराधिक ज्ञान, क्रिमिनल नॉलेज या इरादा इंटेंशन से किया गया है और उसे कई लोग करते हैं, तो हर वो व्यक्ति जो इस ज्ञान या इरादे के साथ उसमें शामिल होता है वो भी जिम्मेदार होगा। ठीक है। सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर कोई अपराध कुछ काम करके एक्ट और कुछ न करके ओमिशन यानी आंशिक रूप से एक्ट द्वारा और आंशिक रूप से ओमिशन द्वारा किया गया है तो उसे एक ही अपराध माना जाएगा। जैसे वो नर्स वाला उदाहरण होता है कि खाना न देना और जहर देना। बिल्कुल वही। फिर सब सेक्शन 8 कहता है कि अगर कोई अपराध कई अलग अलग कामों से मिलकर बनता है तो जो कोई भी उनमें से किसी एक काम में भी जानबूझकर सहयोग करता है उसे उस पूरे अपराध को करने वाला माना जाएगा। और आखिर में सब सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर कई लोग किसी आपराधिक कृत्य में शामिल हैं लेकिन उनका कॉमन इंटेंशन नहीं था तो हो सकता है कि वो उस एक ही घटना के माध्यम से अलग अलग अपराधों के दोषी हों। अच्छा, जैसे चोरी करने गए पर एक साथी ने वहां अलग से कोई और गंभीर अपराध कर दिया। हाँ, कुछ वैसा ही। तो आप देखिए, सेक्शन 3 वाकई पूरी संहिता की व्याख्या की एक तरह से बुनियाद रखता है। बिल्कुल, बहुत सी चीजें यही साफ हो गईं। चलिए अब आते हैं सीधे सजाओं पर। सेक्शन 4 जो सजाओं के प्रकार बताता है, यहाँ क्या कुछ नया या अलग है आईपीसी के मुकाबले? हाँ, सेक्शन 4 में अब 6 तरह की सजाएं लिस्ट की गई हैं। 6, पहले 5 थी शायद। हाँ, आईपीसी में 5 थी, अब बीएनएस में 6 हैं। देखिए, पहला मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी। ठीक। दूसरा आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तीसरा कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट, जो कि 2 तरह का हो सकता है, कठोर रिग्रेस, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, और सादा, सिंपल, ये तो पहले भी था। हाँ। चौथा संपत्ति का संपहरण, मतलब फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक। पांचवा जुर्माना यानी फाइन। और छठा जो नया है, हाँ, छठा है सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। ये एक नया और काफी महत्वपूर्ण जुड़ाव है। सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, ये तो वाकई बड़ा बदलाव है। पहले ये औपचारिक सजा के तौर पर लिस्टेड नहीं था, जहां तक मुझे याद है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं था। और वो जो ट्रांसपोर्टेशन या काला पानी की सजा होती थी वो अब पूरी तरह खत्म है। हाँ, वो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ या देश निकाला, वो सब अब इतिहास की बात है। सामुदायिक सेवा का आना एक तरह से दिखाता है कि शायद छोटे अपराधों के लिए सजा का नजरिया बदल रहा है। मतलब सजा के साथ साथ सुधार या समाज को कुछ वापस देने का विचार। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही ये छोटे अपराधों के लिए एक विकल्प बन सकता है। देखना होगा इसे कैसे लागू करते हैं। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 5, 6 और 7 भी हैं जो सजाओं से ही जुड़े हैं। उनमें क्या है संक्षेप में? हाँ, देखिए, सेक्शन 5 तो बस ये कहता है कि मृत्युदंड को कम करने यानी कॉम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस की शक्ति अब बीएनएस के सेक्शन 474 के तहत होगी और ये शक्ति केंद्र या राज्य सरकार इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, ये तो प्रक्रियात्मक बात हुई। जी। सेक्शन 6 ज्यादा रोचक है। वो तब काम आता है जब हमें आजीवन कारावास का कोई हिस्सा, कोई फ्रैक्शन निकालना हो। फ्रैक्शन मतलब? जैसे मान लीजिए किसी अपराध के प्रयास अटेम्प्ट के लिए सजा मुख्य अपराध की आधी सजा है और मुख्य अपराध की सजा है आजीवन कारावास। तो अब आजीवन कारावास का आधा कैसे निकालें? हाँ, ये तो सवाल है। तो सेक्शन 6 कहता है कि ऐसी गणना के लिए आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर प्रयास की सजा आजीवन कारावास की आधी है तो वो 10 साल मानी जाएगी। बिल्कुल सही, ये हिसाब किताब को साफ करता है। समझ गया। और सेक्शन 7? सेक्शन 7 बहुत सीधा है।
वो बस ये कहता है कि जब भी कोर्ट कारावास की सजा सुनाएगा तो वो ये निर्देश दे सकता है कि वो सजा पूरी तरह कठोर होगी या पूरी तरह सादा होगी या फिर उसका कुछ हिस्सा कठोर और कुछ हिस्सा सादा होगा। ये कोर्ट तय करेगा। ठीक है, तो ये कोर्ट के विवेक पर है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं जो अक्सर उठता है, जुर्माना। अगर कोई जुर्माना नहीं भरता है तो क्या होता है? सेक्शन 8 शायद इसी के बारे में। हाँ बिल्कुल, सेक्शन 8 जुर्माना और उसके भुगतान में चूक यानी डिफॉल्ट को काफी विस्तार से कवर करता है। इसमें क्या मुख्य बातें हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोर्ट जुर्माना कितना भी लगा सकता है, उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं बताई गई है। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि जुर्माना अत्यधिक यानी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। कोर्ट को अपराधी की भुगतान क्षमता भी देखनी होगी। ये जरूरी है। और अगर नहीं भरता तो सब सेक्शन 2 कहता है कि उसे कारावास होगा, लेकिन यहाँ एक लिमिट लगाई गई है जो सब सेक्शन 3 में है। क्या लिमिट है? अगर अपराध ऐसा है जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है, तो जुर्माना न भरने पर जो अतिरिक्त कारावास मिलेगा, जिसे डिफॉल्ट सेंटेंस कहते हैं, वो उस अपराध के लिए तय की गई अधिकतम कारावास की सजा के 1/4 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो एक तरह का सेफगार्ड है। जैसे अगर किसी अपराध की मैक्सिमम सजा 4 साल जेल है, तो जुर्माना ना भरने पर ज्यादा से ज्यादा 1 साल की एक्स्ट्रा जेल हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल, यही मतलब है। और ये जो डिफॉल्ट में जेल होगी वो कठोर भी हो सकती है और सादा भी, ये कोर्ट बताएगा, सब सेक्शन 4। ठीक है। और अगर अपराधी ऐसा हो जिसमें सजा सिर्फ जुर्माना है, जेल है ही नहीं, तब डिफॉल्ट में क्या होगा? हाँ, ये भी सेक्शन 8 में बताया गया है, सब सेक्शन 5। अगर अपराध में सजा सिर्फ जुर्माना थी और वो नहीं भरा गया, तो डिफॉल्ट में जो कारावास होगा वो हमेशा सादा, सिंपल ही होगा, कठोर नहीं हो सकता। हमेशा सादा, ठीक है। और उसकी अवधि जुर्माने की रकम पर निर्भर करेगी। इसके लिए स्लैब बना दिए गए हैं। अगर जुर्माना 5,000 रुपए तक था तो डिफॉल्ट में अधिकतम 2 महीने की सादा जेल। अगर जुर्माना 5,000 से ज्यादा लेकिन 10,000 रुपए तक था तो अधिकतम 4 महीने की सादा जेल। और अगर जुर्माना 10,000 से ज्यादा था तो अधिकतम 1 साल की सादा जेल। ये स्लैब्स तो बहुत स्पष्ट हैं। जी, और एक बहुत ही दिलचस्प बात इससे जुड़ी हुई है। ये जो नियम है सादा कारावास वाले, सिर्फ जुर्माने वाले अपराधों के लिए, यही नियम तब भी लागू होंगे जब कोई व्यक्ति सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस की सजा पूरी नहीं करता है। अरे वाह! मतलब अगर कोर्ट ने कम्युनिटी सर्विस की सजा दी और किसी ने वो नहीं की, तो उसे जुर्माना ना भरने वाले नियमों के हिसाब से सादा कारावास भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। इसी सेक्शन 8 के सब सेक्शन 5 के तहत तो ये दिखाता है कि सामुदायिक सेवा को भी गंभीरता से लिया गया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अच्छा, और अगर कोई जुर्माना भर दे तो, या मान लीजिए आधा भर दे? जैसे ही पूरा जुर्माना भर दिया जाता है, डिफॉल्ट कारावास तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर कोई आंशिक भुगतान करता है, मतलब पूरा नहीं कुछ हिस्सा भरता है, तो उसकी सजा आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। आनुपातिक रूप से कैसे? SLP के काम में एक उदाहरण है, उससे समझते हैं। मान लीजिए किसी पर 12,000 रुपए का जुर्माना था और न भरने पर उसे 1 साल यानी 12 महीने की सादा जेल हुई। इसका मतलब हुआ कि हर 1,000 रुपए के लिए 1 महीने की जेल तय हुई। ठीक है। अब मान लीजिए वो व्यक्ति 4 महीने जेल काट चुका है, इसके बाद वो 6,000 रुपए भर देता है, तो उसने 12 में से 6,000 यानी आधे जुर्माने के बराबर रकम भर दी, तो उसकी कुल सजा अब 12 महीने की बजाय 6 महीने की रह गई। हाँ। चूंकि वो 4 महीने पहले ही काट चुका है, तो अब उसे और कितने काटने होंगे? 6 महीने की कुल सजा में से 4 महीने कट गए तो बचे 2 महीने। उसे अभी भी 2 महीने और जेल में रहना होगा क्योंकि 6,000 रुपए अभी भी बकाया है। समझ गया। मतलब जितना पैसा भरा उतने अनुपात में सजा कम हो जाएगी, लेकिन बाकी काटनी पड़ेगी। ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है हिसाब, पर सिद्धांत साफ है। जी बिल्कुल। सेक्शन 9 2-3 बातें कहता है। पहली, अगर कोई अपराध कई हिस्सों से मिलकर बना है, जैसे किसी को कई थप्पड़ मारे जिससे चोट पहुंची, तो सजा एक ही अपराध यानी चोट पहुंचाने की मिलेगी, न कि हर थप्पड़ के लिए अलग अलग। ठीक है, ये तो लॉजिकल है। दूसरी बात, अगर कोई एक काम ऐसा है जो एक से ज्यादा अपराधों की परिभाषा में फिट बैठता है, या फिर कई काम मिलकर एक से ज्यादा अपराध बनाते हैं, तो भी व्यक्ति को उन सभी अपराधों में से किसी एक के लिए जो सबसे कठोर सजा दी जा सकती है, उससे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। मतलब डबल सजा नहीं मिलेगी,
एक ही काम के लिए? सही। और सेक्शन 10 तब काम आता है जब कोर्ट को शक हो। शक? किस तरह का शक? जब कोर्ट इस बारे में संदेह में हो कि अभियुक्त ने कई संभावित अपराधों में से वास्तव में कौन सा एक किया है। मतलब सबूत ऐसे हैं कि लगता है या तो अपराध क किया है या अपराध ख, पर पक्का नहीं कि कौन सा। अच्छा, ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में सेक्शन 10 कहता है अभियुक्त को उस अपराध के लिए सजा दी जाएगी जिसकी सजा सबसे कम है। इसे एक तरह से संदेह का लाभ देना कह सकते हैं। ये तो न्याय के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार ही लगता है। बिल्कुल ठीक। अब एक थोड़े गंभीर विषय पर आते हैं। एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये सुनने में ही बहुत कठोर लगता है। बीएनएस में इसके बारे में क्या नियम है? क्या कुछ बदला है या कोई खास सावधानी रखी गई है? एकांत कारावास का प्रावधान सेक्शन 11 और 12 में दिया गया है। इसका जो बताया गया उद्देश्य है सिद्धांत रूप में, वो ये है कि अपराधी को एकांत में रखकर उसे अपने किए पर सोचने, आत्ममंथन करने का मौका मिले, जिससे शायद उसमें सुधार आए। सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, लेकिन इसे लेकर नियम बहुत सख्त है। सेक्शन 11 पहली बात ये कहता है कि ये सजा सिर्फ तभी दी जा सकती है जब अपराधी को मुख्य सजा के तौर पर कठोर कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला हो। अच्छा, सादा कारावास के साथ नहीं? नहीं, सिर्फ कठोर कारावास के साथ। और ये देना या न देना कोर्ट के विवेक पर है, ये अनिवार्य नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी कुल अवधि पूरी सजा के दौरान किसी भी हालत में 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। सिर्फ 3 महीने पूरी सजा में? हाँ, मैक्सिमम 3 महीने। और ये 3 महीने की लिमिट भी तब है जब मुख्य सजा बहुत लंबी हो। इसकी अवधि भी मुख्य कठोर कारावास की कुल सजा पर निर्भर करती है। अगर कठोर कारावास 6 महीने तक का है तो एकांत कारावास अधिकतम 1 महीने का हो सकता है। अगर कठोर कारावास 6 महीने से 1 साल तक का है तो अधिकतम 2 महीने। और अगर कठोर कारावास 1 साल से ज्यादा का है तब अधिकतम 3 महीने। ठीक है, लेकिन क्या ये अवधि, जैसे मान लीजिए 3 महीने, क्या ये लगातार दी जा सकती है? एक साथ 3 महीने अकेले रखना तो किसी के लिए भी मानसिक रूप से बहुत बहुत भारी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पे सेक्शन 12 आता है और बहुत ही कड़े नियम लगाता है। इसे लगातार दिया ही नहीं जा सकता। अच्छा। सेक्शन 12 साफ कहता है कि एकांत कारावास एक बार में अधिकतम 14 दिन के लिए दिया जा सकता है। सिर्फ 14 दिन एक बार में? हाँ, और उन 14 दिनों के बाद कम से कम उतने ही दिनों का यानी कम से कम 14 दिन का अंतराल देना अनिवार्य है। उस अंतराल में कैदी वापस सामान्य लेकिन कठोर कारावास में रहेगा। ओह, मतलब 14 दिन अकेले, फिर कम से कम 14 दिन दूसरों के साथ, फिर शायद 14 दिन अकेले, ऐसे? हाँ, कुछ इस तरह। और इसमें एक और नियम है, अगर कुल कठोर कारावास की सजा 3 महीने से ज्यादा है तो एकांत कारावास किसी भी 1 महीने में कुल मिलाकर 7 दिन से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। 1 महीने में सिर्फ 7 दिन? हाँ, और हर 7 दिन के बाद कम से कम 7 दिन का अंतराल रखना ही होगा। बाप रे, ये नियम तो बहुत ही ज्यादा कड़े और स्पेसिफिक हैं। मतलब कानून बनाने वालों ने इसके दुरुपयोग या इसके अमानवीय होने की संभावना को रोकने की पूरी कोशिश की है। ये तो सजा कम एक तरह का बहुत ही नियंत्रित आइसोलेशन ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल। उद्देश्य यही लगता है कि इसे टॉर्चर बनने से रोका जाए और इसके मनोवैज्ञानिक असर को सीमित रखा जाए। समझ गया। अब आखिर में बात करते हैं सेक्शन 13 की। ये है बढ़ी हुई सजा के बारे में, एनहांस्ड पनिशमेंट। हाँ, मतलब जो लोग बार बार अपराध करते हैं उनके लिए शायद। ये किन अपराधों पर लागू होता है? सही पकड़ा आपने। ये सेक्शन जो पहले आईपीसी के सेक्शन 75 जैसा ही है, खासतौर पर आदतन अपराधियों, हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए, लेकिन सिर्फ कुछ खास तरह के अपराधों के मामलों में। किन अपराधों में? ये तब लागू होता है जब 2 शर्तें पूरी हो। पहली, किसी व्यक्ति को पहले किसी भारतीय अदालत द्वारा चैप्टर 10 या चैप्टर 17 के तहत दोषी ठहराया जा चुका हो। चैप्टर 10 और 17? ये कौन से? चैप्टर 10 सिक्कों, सरकारी स्टैम्प्स वगैरह से जुड़े अपराधों के बारे में है और चैप्टर 17 संपत्ति के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में है, जैसे चोरी, लूट, डकैती, बेईमानी से संपत्ति लेना वगैरह। अच्छा, तो सिक्के, स्टैंप या प्रॉपर्टी से जुड़े अपराध? हाँ? और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त ये है कि जो पहला अपराध था जिसके लिए वो दोषी ठहराया गया था, उसकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा की कैद होनी चाहिए थी। ठीक है, 3 साल या ज्यादा की सजा वाला पिछला अपराध। हाँ, और अब वो व्यक्ति बाद में फिर से इन्हीं चैप्टर्स 10 या 17 के तहत
किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया जाता है जिसकी सजा भी 3 साल या उससे ज्यादा की कैद है। मतलब दोबारा वैसा ही गंभीर अपराध। जी, अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो दूसरी बार या उसके बाद जितनी भी बार दोषी ठहराए जाने पर कोर्ट उसे बहुत ज्यादा सजा दे सकता है। कितनी ज्यादा? कोर्ट उसे आजीवन कारावास तक की सजा दे सकता है या फिर 10 साल तक के कारावास की सजा दे सकता है। बाप रे, आजीवन कारावास तक सिर्फ दूसरी बार में सजा में। ये तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डिटरेंट, एक निवारक की तरह काम करना चाहिए जो संपत्ति के खिलाफ अपराधों को, खासकर गंभीर अपराधों को अपनी आदत बना लेते हैं। बिल्कुल, इसका उद्देश्य यही है कि ऐसे आदतन अपराधियों को रोका जा सके। तो ये थी हमारी आज की चर्चा भारतीय न्याय संहिता 2023 में सजाओं से जुड़े कुछ बहुत ही अहम प्रावधानों पर। हमने एसएलपी के काम के आधार पर देखा कि कैसे सेक्शन 3 पूरी व्याख्या की रूपरेखा तय करता है। फिर सेक्शन 4 में सामुदायिक सेवा एक नई सजा के तौर पर कैसे शामिल हुई है। हाँ, और कैसे आजीवन कारावास की गणना का नियम सेक्शन 6 बदला है। बिल्कुल। फिर सेक्शन 8 में जुर्माना ना भरने के क्या परिणाम होंगे, उसके लिए कितने विस्तृत नियम हैं और डिफॉल्ट सजा की सीमाएं क्या हैं। और एकांत कारावास सेक्शन 11-12 पर कितनी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। हाँ, वो भी। और आखिर में सेक्शन 13 जो बार बार गंभीर अपराध करने वालों के लिए आजीवन कारावास तक की बढ़ी हुई सजा का प्रावधान करता है। जी, ये सारे बदलाव दिखाते हैं कि कानून कैसे समय के साथ विकसित होता है। एक तरफ जहां सामुदायिक सेवा जैसी चीजें सुधार और समाज से जुड़ाव पर जोर देती हैं, वहीं आदतन अपराधियों के लिए सख्ती भी बढ़ाई गई है। हाँ, ये संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। एसएलपी द्वारा जो जानकारी संकलित की गई उसने वाकई इन जटिल प्रावधानों को समझने में बहुत मदद की। बिल्कुल। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये नए नियम जमीनी स्तर पर हमारी न्याय प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? और यहाँ एक सवाल है जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। ये जो नई चीज आई है, सामुदायिक सेवा, खासकर उन छोटे अपराधों के लिए जहां पहले शायद सिर्फ जुर्माना लगता था, इससे औपचारिक सजा बनाना कितना कारगर साबित होगा? क्या ये वाकई सजा का एक ज्यादा रचनात्मक और समाज के लिए फायदेमंद तरीका बन पाएगा, या फिर इसे ठीक से लागू करने, इसकी निगरानी करने में इतनी व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी कि इसका जो अच्छा उद्देश्य है वो शायद पूरा ही ना हो पाए? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो समय ही देगा। बिल्कुल। तो इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।